स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। इससे पहले हमने जो है वो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा है और आज है दूसरी वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी की जो फुल फॉर्म है कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है कि एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है जी। और सीमा के बाहर उत्पादित वस्तुओं को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया में जो भी अंग्रेज हैं वो जो पैसा कमा रहे हैं उसको जीडीपी में शामिल किया जाएगा, लेकिन जो इंडियन है जो कि विदेशों में रहते हैं उनकी इनकम को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये है टाटा कंपनी। ठीक है जी। मान लो कि ये 800 रुपये है इसके। फिर एक जो मैन है जो कि इंडियन है और ये जो है विदेशों में रहता है जो कि 150 रुपये कमाता है। ठीक है जी। ये है एलजी कंपनी जो कि विदेशी है कंपनी और ये इंडिया में जो है वो 300 रुपये जो कमाती है। ठीक है जी। और जो जीडीपी हमारी आएगी वो आएगी हमारी 1100, क्योंकि इसमें क्या होता है जो इंडिया कंपनी है, ठीक है जी, उसका हम और जो विदेशी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है उसको हम जो इसमें काउंट करते हैं। लेकिन जो मैन है यानी कि जो इंडियन है जो विदेशों में रह रहे हैं उसको जो इसमें काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि उनकी इनकम को इसमें काउंट नहीं करते। उसके बाद है कि जीएनपी क्या होती है? ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है जी। हिंदी में बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें क्या होता है? जीएनपी क्या होती है? यह ऐसा पैसा होता है जो कि राष्ट्र के काम का होता है। इसमें केवल भारतीय आय को जो शामिल करते हैं। इसमें क्या करते हैं? भारतीय आय को शामिल, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो चाहे वो बाहर किसी विदेश में रह रहे हो। ठीक है जी। यानी कि इसमें मान लिया जाता है कि जो भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय जिसको हम एक्स मानते हैं और जो विदेशी हैं विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित आय उनको वाई मानते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है जीएनपी निकालने का, जीएनपी में होती है कि जो जीडीपी होती है जीडीपी में से हम क्या करते हैं जो भारतीय है और जो विदेश है उनकी आय का हम डिफरेंस निकालते हैं कि जो भारतीय हैं जो विदेशों में रह रहे हैं और जो विदेशी हैं जो कि भारत में रह रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। तो उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम माइनस कर देते हैं जीडीपी में से, तो तब हमारा जो है जीएनपी आ जाता है। अब क्या होता है जो x माइनस वाई होता है इसको बोलते हैं शुद्ध साधन आय। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ केस बनते हैं जो कि आपके फिलहाल जो एग्जाम वेंडर है उसके हिसाब से पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से हम बात करें तो केस 1 होता है यदि हमारा जो x है वो y के बराबर हो तो उसको बोलते हैं संतुलित अर्थव्यवस्था, जिसमें जो जीएनपी है वो जीडीपी के बराबर होती है। केस 2 क्या होता है कि यदि जो x है वो y से बड़ा हो जाए यानी कि लाभ हो जाए तो उसमें जो जीएनपी है वो जीडीपी से बड़ी होगी। केस 3 क्या है कि यदि x y से कम हो जाए तो हानि होती है, जिसमें कि जीएनपी जो है जीडीपी से कम होता है, या फिर आप ऐसे देखो कि जो जीडीपी है वो ज़्यादा होती है जीएनपी से। अब केस 4 क्या है कि यदि x 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें जो जीएनपी है वो इक्वल टू वाई होता है और वाई इक्वल टू जीडीपी होता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि जीडीपी तथा जीएनपी का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है जी। तो जीडीपी माइनस जीएनपी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल समझते हैं कि 40p प्लस में x माइनस वाई। ठीक है जी। और x माइनस वाई क्या होता है? ये होता है शुद्ध साधन आय। यानी कि अगर देश के नागरिक की जो विदेशी आय है वो अधिक हो तो जीएनपी जो जीडीपी से बड़ा होगा। ठीक है जी। अगर देश में विदेशी कंपनी द्वारा ज़्यादा कमाई करती है तो जीएनपी जो है जीडीपी से छोटा होगा। बस वही ऊपर वाले 4 केस जो मैंने बताए हैं वही है ये। अब नेक्स्ट है आपका, ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या होता है एनएनपी होता है कि यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जब जीएनपी में से मशीनों
कि टूट फूट या फिर गिरावट पर हुए खर्च को घटा देते हैं तो उसे एनएनपी मिलता है। ठीक है जी, क्या मिलता है उससे? एनएनपी। चलते हैं आगे, समझते हैं कि क्या कुछ होता है। जैसे कि एनएनपी क्या होता है, जो जीएनपी होता है, जीएनपी में से माइनस क्या करते हैं, डी जो है घटा देते हैं। डी होता है हमारा मूल्य हारांश। ठीक है जी, डी है हमारा मूल्य हारांश। जैसे कि यह टाटा कंपनी जो कि 800 रुपये कमाती है, बनाती है। फिर यह विदेशी कंपनी एलजी जो कि 300 रुपये कमाती है। ठीक है, तो जीडीपी हमारी हो जाती है 1100, क्योंकि इन दोनों को हम काउंट कर लेते हैं। और जो जीएनपी होती है वो आती है 950, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो इंडिया की कमाई है और जो विदेशी लोगों की कमाई है इंडिया में, उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, लेकिन जो एनएनपी हमारी आएगी वो 950 माइनस डी होता है। ठीक है जी, तो 950 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास 900 एनएनपी निकल कर आता है। अब ये 900 क्या है, ये होता है कि जैसे कि जो राम है वो 150 रुपये कमाता है और जो डी आया है वो हमारा 50 है। ठीक है जी, तो तब हमारे पास ये 900 आता है एनएनपी, क्योंकि इसमें से हम 50 जो मूल्य हारांश है वो निकाल देते हैं, जो भी मशीनों पर हमारा खर्चा आता है उसकी घिसावट, उसको ठीक करवाने में, उसकी सर्विस कराने में। अब क्या होता है कि जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होता है? जीएनपी माइनस एनएनपी, तो ये होता है कि यदि हम मूल्य हारांश कहलाता है हमारा। ठीक है जी, जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होता है? मूल्य हारांश। जैसे कि जीएनपी माइनस डी करते हैं तो हमारे पास जीएनपी माइनस जीएनपी प्लस डी बन जाता है, तो जो डी होता है वो मूल्य हारांश होता है। ठीक है जी, नोट क्या करना है आपने, जब एनएनपी जो है वो जीएनपी से हमेशा कम होता है। क्या होता है? एनएनपी क्या होता है? हमेशा जीएनपी से हमेशा कम होता है, क्योंकि इसमें जो पूंजी है, ठीक है जी, उसमें जो पूंजी हारांश को जो घटाया जाता है। ठीक है जी, अब क्या है कि किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम। यदि देश की प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी होता है। ठीक है जी, किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने के लिए तो क्या कि जो अच्छा माध्यम वो है प्रति व्यक्ति आय, और किसी देश की प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है जीडीपी। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद है कि मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी जो 6ठे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है अमेरिका की। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर जो निर्भर करता है। कोई भी वस्तु अपने फैक्टर कॉस्ट पर बनी जाए वो रहती है। जैसे कि प्राइस है यानी कि फैक्टर कॉस्ट, एमआरपी होती है आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस में टैक्स। ठीक है जी, प्राइस होती है जो है फैक्ट्री कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, जो एमआरपी होती है ये आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस में जो उस पर टैक्स होता है। ये दोनों चीज़ें उसमें जो ऐड होती हैं एमआरपी में। अब बात करते हैं कि जीडीपी एट मार्क प्राइस। ठीक है जी, आपको जो एग्जाम में इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा। अब जो जीडीपी है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर ही निकलता है। ठीक है जी, और मार्केट प्राइस में क्या काउंट होता है? आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस में टैक्स। ठीक है जी, जो प्राइस हमें मिलता है उसे, ठीक है, उसमें जो सरकार द्वारा टैक्स जोड़कर जो है महंगा कर दिया जाता है, या फिर सब्सिडी जोड़कर जो है सस्ता कर दिया जाता है। यानी कि जीडीपी का जो मार्केट प्राइस है वो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस में टैक्स माइनस सब्सिडीज को जो है हम माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल कर आ जाती है? जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है जी, ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, कौन कौन से रखने हैं आपको याद? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है भाई, याद रखो, याद। ये वाला फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जीडीपी है किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर। ये आपको लिखा मिलेगा ऐसे। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करें, वास्तव में जीडीपी की जो गणना है वो फैक्टर कॉस्ट पर ही होनी चाहिए। यानी कि जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट है वो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस में टैक्स प्लस में सब्सिडीज को जो ऐड कर लेते हैं।
हम जो जीडीपी निकालते हैं एक्चुअल में वह जो है वो नॉमिनल जीडीपी न होकर रियल जीडीपी होती है, जो किसी न किसी बेस ईयर पर निर्भर करती। ठीक है जी। नोट क्या करना है कि भारत की जो जीडीपी है वो एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से अधिक होती है। कौन सी वाली? मार्केट जो प्राइस वाली जो जीडीपी है वो फैक्टर कॉस्ट वाली से अधिक होती है, क्योंकि सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है और सब्सिडी घटाती है। ठीक है जी, याद रखना इसको। ये चीज़ें आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाएंगी भाई, जिस तरह से आपका एग्जाम वेंडर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। इसमें क्या होता है, उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य है वो चालू वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य की जो गणना है वो बाजार मूल्यों पर की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ठीक है जी। नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं कि एक वर्ष में जितने भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं और सेवाओं के जो मूल्य की जो गणना है उसको बाजार मूल्यों पर जब की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जो जीडीपी है वो हमेशा अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो मुद्रास्फीति भी जुड़ी होती है। ठीक है जी। अब है कि नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन वैल्यू नहीं देख पाते। नॉमिनल जीडीपी उस साल के प्राइस पर निकाली जाती है जिस साल की जीडीपी को निकाल रहे हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल से समझें। जैसे कि एक पेंसिल है, ये पेंसिल पर प्राइस उनकी कीमत दी हुई है, ये प्रोडक्शन दिया है और ये नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि 2011 का एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है जी। एक पेंसिल पर पेंसिल प्राइस है 5 रुपये और प्रोडक्शन है 20 रुपये, तो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी आपकी 100, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। एक पेंसिल का मूल्य है 5, प्रोडक्शन की है 20, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 100। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही आगे दिए हुए हैं। ठीक है भाई। अब नोट क्या करना है कि जो नॉमिनल जीडीपी में भारत अभी क्या है 5वें स्थान पर है। अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी क्या होती है कि जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की जो गणना है वो आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है। इसमें जो आंकड़े हैं वो विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि इससे जो अर्थव्यवस्था का सही एवं अधिक वास्तविक स्थिति जो स्पष्ट होती है। अब क्या है कि जब रियल जीडीपी तेजी से बढ़ती है तो रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन जब हम रियल जीडीपी को निकालते हैं तो प्राइस हम आधार वर्ष का लेते हैं और प्रोडक्शन चालू वर्ष का लेते हैं। जैसे कि बेस ईयर है आपका 2011 और 12। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ठीक है जी। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब किसमें कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी बटे में रियल जीडीपी इनटू में 100। ये आपको याद रखना है। जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि महंगाई को मापने हेतु इस्तेमाल करने वाला एक जो सूचकांक होता है, यानी कि इससे हम क्या करते हैं, महंगाई को नापते हैं कि महंगाई बढ़ रही है या फिर घट रही है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। जैसे कि यहाँ पर है एक एग्जाम्पल कि रियल जीडीपी का हमें यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि पेंसिल, यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, पेंसिल का प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्शन और यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी और यहाँ पर है रियल जीडीपी। देखो भाई 2011 की बात करें तो एक पेंसिल है 5 रुपये की, प्रोडक्शन है 20 रुपये, तो नॉमिनल जीडीपी आई थी 100 और रियल जीडीपी आई थी 100। अभी 2012 की बात करें तो पेंसिल का मूल्य है 6 रुपये प्रति, प्रोडक्शन है 19, तो इनकी मल्टीप्लाई करी तो 114, लेकिन जो रियल जीडीपी है वो हम जो है वो यानी कि पर पेंसिल का प्राइस तो है 5 और रियल जीडीपी यानी कि नॉमिनल से हम मल्टीप्लाई कर जो प्रोडक्शन है वो 19 है, तो हमारे पास आता है यहाँ पर 95 रियल जीडीपी। ठीक है जी। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों हम आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में। अब इसमें क्या होता है कि नोट हमने क्या करना है कि जो रियल जीडीपी है
वो वास्तविक आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है, जबकि नॉमिनल जीडीपी महंगाई से प्रभावित होती है। महंगाई के कारण ही नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि रियल जीडीपी से अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि भूटान नरेश जिंगमी सिंगेई वांगचुक ने जो 1972 में जीडीपी के स्थान पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की जो घोषणा की थी। अब है क्रय शक्ति सामर्थ्य यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। यह क्या होती है? यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। यह देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में मौजूद अंतर होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद है कि पीपी के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितना अंतर या फिर कितनी समता जो है मौजूद है। पीपी द्वारा मुद्रा विनिमय दर को तय किया जाता है और पीपी के आधार पर जो भारत की अर्थव्यवस्था जो तीसरे स्थान पर है। प्रथम तथा दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन और अमेरिका है। भारत का पीपी और अमेरिका के पीपी में 17 गुना का अंतर है, जैसे कि इंडिया है जो कि यूएसए का 17 गुना है। अब क्या है पीपी क्या होती है? यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका जो फॉर्मूला है निकालने का वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में इन करेंसी में, और ये इन करेंसी है 1 और 2। ठीक है जी, जैसे कि भारत की राष्ट्रीय आय की हम बात करें, ठीक, जीडीपी में क्या योगदान है? जो प्रथम क्षेत्र में राष्ट्रीय आय है जो कि 18% से 22%, और द्वितीय क्षेत्र में 24 से 27, तृतीय क्षेत्र में है 54 से 57 तक। अब है कि भारत में रोजगार में योगदान कितना है? तो प्रथम क्षेत्र में है 44 से 45, द्वितीय में है 24 से 25, और तृतीय क्षेत्र में है 30 से 31। तो ये था दोस्तों आपका जीडीपी का पूरा एक चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ से आपके जो भी फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छे से जरूर देख लेना, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको भी जरूर याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।